वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस सावरकर सीरीज। पहले चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से कांग्रेस का फॉर्मेशन हो रहा है और उसके पीछे का रीजन क्या है, और हमने डिस्कस किया था अबाउट वसुदेव बलवंत फड़के। अब देखिए, किसी भी क्रांतिकारी को बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इज व्हाट वी कॉल अ स्पार्क। तो वसुदेव बलवंत फड़के के जीवन में वो स्पार्क क्या था? वो स्पार्क था डेक्कन का फमीन, जिसमें उनको उनके माँ के अंतिम क्रिया में जाने से रोका गया था। वैसे ही भगत सिंह के जीवन का स्पार्क क्या था? वो था जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। अगर आप 1857 को याद करेंगे तो उस समय का स्पार्क क्या था? वो था जो कैटेजेस थे उसमें गाय का और सुअर का चर्बी मिला होना। तो उसी तरीके से हम आज डिस्कस करेंगे एक ऐसा स्पार्क जिसने विनायक को एक रिवॉल्यूशनरी के रूप में तब्दील तो नहीं किया, पर उस प्रोसेस को, उस जर्नी को ट्रिगर जरूर कर दिया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में और जानने के लिए तो बने रहिए। एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, पर्पसफुल लग रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए और उसको शेयर करिए। इससे हमारी बहुत मदद होगी। लेट्स कंटिन्यू। विनायक बचपन से ही एक बहुत ही ओपन माइंडेड किस्म का एक बच्चे थे। मतलब ही वॉज नॉट अ सामान्य बच्चा, समाज के बारे में, देश के बारे में सोचते थे। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि ब्रिटिश हमारे देश पे रूल कर रहे हैं, और ये रूल इसलिए कंटिन्यू हो पा रहा है क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत फ्रैगमेंटेड है। एंड व्हेन ही मेंट हमारी सोसाइटी, तो उन्होंने हिंदू सोसाइटी पे ज्यादा फोकस किया। उन्होंने देखा कि हिंदूज जो थे वो बहुत मीक थे। मतलब अगर एक डंडा मार दो तो भाग जाएंगे, अगर कोई कुछ बोल भी गया तो अरे ठीक है, ये तो किस्मत की बात है, इस पर इतना टेंशन क्यों लेना है। ऐसा ही उनका एटीट्यूड था। साथ ही इंटरनली भी वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थे, मोस्टली अलोंग कास्ट लाइंस। तो विनायक को ये बात 10 साल की उम्र में ही समझ में आने शुरू हो गई कि जब तक हिंदू कंसोलिडेट नहीं होंगे, जब तक उनमें एक नेशनलिस्टिक फर्वर नहीं आएगा, तब तक ब्रिटिश का हुकूमत बना रहेगा। तो शुरू किया कि चलो पहले हिंदूज को ऑर्गेनाइज करते हैं और इनके अंदर के जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इत्यादि, इसको टैकल किया जाए और इनको पॉलिटिकली एक सैवी, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना जाए। जस्ट लाइक आप इसको समझ सकते हैं, जस्ट लाइक ज्यूज आज के समय में है इजराइल के अंदर, राइट। पर प्रॉब्लम इसमें क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि विनायक जो थे उस समय महज 10 साल के थे। अब देखिए, 10 साल का बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है, बहुत इंस्पायरिंग है। वो वर्ल्ड हिस्ट्री की किताबें पढ़ते थे, वो पोएम लिखते थे जो सिटी न्यूज़पेपर होता था उसमें भी पब्लिश होता था, और उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड जीत रखे थे। इनफैक्ट उन्होंने एक बार एक कॉलेज लेवल पार्टिसिपेशन फेस्ट में पार्टिसिपेट किया था एज 12 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, और वहाँ पर उन्होंने पोएम राइटिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्लेस हासिल किया था। तो उनकी कैलिबर पर कोई क्षमता नहीं है, पर पॉइंट इज कि एक 10 साल के बच्चे से इतना ज़्यादा उम्मीद करना और उससे इतना सारा कुछ कर पाना इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई मैं ये सब काम बाद में करूंगा, बट लेट मी फर्स्ट गेट एजुकेटेड इन पॉलिटिक्स। एंड दैट इज वेयर ही स्टार्टेड फॉलोइंग तिलक, राइट। तिलक जो थे वो महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे और नेशनल लेवल के भी बहुत बड़े नेता थे। वो कांग्रेस के एक बहुत नामी गिरामी मेंबर थे, और कांग्रेस डिवाइडेड थी 2 पार्ट में। एक था, इसको बोलते हैं गरम दल, एक नरम दल। तो ये गरम दल के नेता थे, तो मोस्टली ही बिलीव्ड इन यूजिंग टैक्टिक्स नॉट ऑफ वायलेंस बट ऑफ लाइक से नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस एक्सेट्रा। तो इनका भी फोकस था हिंदू सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने पे और एक अपराइजिंग, एक सबसे पहले एक अवेयरनेस एंड देन एक अपराइजिंग क्रिएट करने पे। और इन्होंने स्टार्ट किया था महाराष्ट्र के अंदर गणपति और शिवाजी फेस्टिवल। अगर आज आप महाराष्ट्र में रहते हैं या आपने मुंबई कभी विजिट किया हो, और जब गणपति विसर्जन का आप उत्सव देखते हैं, तो आप ये बात जरूर जानिए कि वो जो फेस्टिवल है वो तिलक जी ने ही स्टार्ट किया था, और वो आज तक कंटिन्यू होता है। अब जब विनायक यहाँ पे पार्टिसिपेट करना शुरू किए तो उन्हें बहुत नई तरीके की पॉलिटिकल अवेयरनेस हुई। उन्होंने और नई तरीके की किताब पढ़े। इनफैक्ट एक बार उनके स्कूल टीचर ने जब उनके बैग को छाना तो उन्होंने देखा कि स्कूल के बुक्स कम और कुछ अदर बुक जैसे कि ग्रामर, आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्शन, बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू गिव अ वेरी एलिक्वेंट स्पीच एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें उन्होंने देखी और बहुत सरप्राइज थे। और उन्होंने कंप्लेन तो नहीं कह सकते, बट उनके जो बड़े भाई साहब थे उनको स्कूल में बुलाया और उन्हें इसके बारे में अवगत कराया। तो यू सी कि किस तरीके से विनायक दामोदर सावरकर का एक पॉलिटिकल एजुकेशन स्टार्ट हो गया बाय कमिंग अंडर द विंग्स ऑफ तिलक जी। तिलक जी और सावरकर जी के बीच में वही रिलेशन था जो हमारे द्रोणाचार्य और एकलव्य के बीच में था। तो ऐसी बात नहीं कि तिलक उनको बैठा करके समझाते थे और पॉलिटिकल अवेयरनेस देते थे। ये खुद ब खुद उनके रैलीज में जाकर उनको सुन के समझ करके और अपना रिसर्च करके अपने आप को सेल्फ एजुकेट कर रहे थे। अब विनायक के बारे में हम इतना तो समझ पा रहे हैं कि एक छोटे से बालक जरूर थे, पर इनकी बुद्धि अपने एज के हिसाब से बहुत ज्यादा थी, और साथ ही साथ बहुत बड़े रैशनलिस्ट भी थे। अब रैशनलिस्ट क्या होता है कि हर चीज को तर्क के पैमाने पर समझने वाला व्यक्ति। अब इसको समझने के लिए एक कहानी सुनिए। तो कहानी ऐसी थी कि एक बार ये एक फकीर के पास मिले, एक संत थे, और उन्होंने
आप जानते होंगे भारत में बहुत सारी स्ट्रीम ऑफ फिलॉसफी है और एक फिलॉसफी नीतिवाद है। नीतिवाद ये बोलती है कि भाई हर चीज फेट पे है, मतलब हर चीज किस्मत ही डिसाइड कर रही है और अपने को कुछ करना नहीं, मतलब बस बैठे रहो, जो हो रहा है होने दो। तो उन्होंने कहा कि भाई जो ब्रिटिश जो भारत में आए हैं वो भी भगवान ने कराया है, जब भगवान चाहेंगे तो भारत छोड़ के भी चले जाएंगे, तो तुमको इतना रिवॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ आ जाओ, चलो हम लोग कहीं पहाड़ी पे चल के ध्यान साधना करेंगे। ये उनका फिलॉसफी था। तो 12-13 साल के विनायक ने उनसे एक सवाल पूछा कि आपको ये फिलॉसफी बताया किसने, मतलब आप का ये नॉलेज का सोर्स कहाँ से है। तो उन्होंने कुछ बताया कि देखिए ऐसे बुक्स में लिखा है, वेद में लिखा है। और फिर उन्होंने पूछा कि ये वेद और ये बुक्स, ये जो भी किताबें, मतलब जहाँ से आपने नॉलेज एक्वायर किया, वो कैसे पॉसिबल हो पाया। इज इट नॉट बिकॉज ऑफ फ्री थिंकिंग, इज इट नॉट बिकॉज कि इंडिया एक आज़ाद सोसाइटी था, क्योंकि एक गुलाम सोसाइटी इतने हाई लेवल ऑफ फिलॉसफी और थॉट को तो जन्म नहीं दे सकता है। तो उन्होंने बोला कि अगर हमारा समाज आज़ाद नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपको ये फिलॉसफी भी पता नहीं होती और आप मुझे इस समय ये ज्ञान नहीं दे रहे होते। तो इसलिए सबसे पहला धर्म जो बनता है मेरा, वो ये बनता है कि इस समाज को फिर से आज़ाद दिलाने का। तभी कोई फिलॉसफी बचेगी जिसको आप पढ़ के किसी और को आप ज्ञान दे पाइए। तो एक तरीके से आप देखिए तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे सिमिलैरिटीज हैं इनमें और जो गीता के अंदर बात लिखी हुई है, जो कि कर्म योग पे फोकस करती हैं। जो यहाँ पे बेसिकली भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं कि आप अपना कर्म करिए और कर्म वो करिए जो धर्म संगत है, और हर चीज बस किस्मत पे छोड़ देना, ये तो कहीं उन्होंने बोला ही नहीं है भगवान कृष्ण ने। और वही एग्जैक्टली सेम चीज सावरकर बोल रहे हैं। और ये बात इसलिए भी खास बन जाती है, आई एम अगेन रिपीटिंग, क्योंकि इस समय सावरकर की उम्र महज 12-13 साल की थी। अब वीडियो की स्टार्टिंग में हमने एक बात कहा था कि हर क्रांतिकारी के लाइफ में एक स्पार्क आता है या फिर एक ट्रिगर मोमेंट आता है, जिस समय वो इतना अंदर से उसके अंदर खलबली मच जाता है कि वो एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले लेता है कि नहीं, अब ये जीवन पूरा रिवॉल्यूशन के लिए समर्पित, ये जीवन पूरा देशभक्ति के लिए समर्पित। तो सावरकर जी के ये लाइफ में ये इंसिडेंस आता है 1896-97 के आसपास, जिस समय महाराष्ट्र के अंदर प्लेग फैल गया था। प्लेग इतनी बुरी बीमारी थी उस समय, इतने लोगों की जान गई और इतना नुकसान हुआ इकोनॉमी का, इतना नुकसान हुआ लोगों का, कि ब्रिटिश लोगों को एक स्पेशल एपिडेमिक एक्ट पास करना पड़ा इसको कंट्रोल करने के लिए। अब चूंकि हम लोग कुछ ही साल पहले, 2 साल पहले ही कोरोना को झेले हुए हैं, तो अब जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप रिलेट करिए कोरोना के साथ। तो कोविड के समय क्या हुआ कि हमारे ऊपर लॉकडाउन लगा, हमें रिस्ट्रेन रहने के लिए कहा गया घर में, लेकिन साथ ही साथ हमें राशन पानी की कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। जो लोग मतलब गरीब तबके भी थे, वहां पे भी गवर्नमेंट ने राशन पानी पहुंचा दिया। साथ ही साथ हमारे पास एंटरटेनमेंट का पर्पस आइटम था, लाइक हमारे पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, फ्री इंटरनेट है, तो वी वर इंगेज्ड इन आवर हाउसेज एज वेल, राइट। पर जिस समय 1896 में महाराष्ट्र के अंदर एपिडेमिक हो रही है, तो सिनारियो उतना भी अच्छा नहीं था, सिनारियो बहुत दुर्दांत था। तो ब्रिटिश का एक ही लक्ष्य था, वो था प्लेग खत्म कर दो, मतलब चूहों को खत्म कर दो। अब इसको खत्म करने के लिए अगर आपको आदमी को भी खत्म करना पड़े तो गो हेड, देयर इज नो इशू एट ऑल। तो इट इज जस्ट लाइक कि वो बाहुबली में वो वाला सीन जहां पर दोनों राजकुमार के बीच में कंपटीशन हो रहा है, और एक सीन में जहां पर शत्रुओं को मारने के लिए निकलता है और शत्रु ने जब उसी के पॉपुलेशन को एज अ शील्ड बना के रखा था, तो उसने अपने पॉपुलेशन को भी मार दिया और शत्रु को भी मार दिया, राइट। तो यहाँ पे ब्रिटिश कुछ वैसा ही करने वाले हैं। युवराज, इन्होंने क्या किया कि प्लेग एपिडेमिक एक्ट लाया, जहां पे इनके पास अनलिमिटेड पावर था सर्च एंड सीजर का। ये किसी के भी घर में घुस जाते थे, इनफैक्ट मंदिरों में भी ये घुस गए जूता चप्पल पहन करके, लोगों के प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट करने लगे। अगर थोड़ा भी शक भी अगर है कि आपके यहाँ प्लेग फैला या चूहा पकड़ा गया, तो आपके सारे प्रॉपर्टी को लेकर जला देते थे। तो इतनी बुरी हालत थी। साथ ही साथ बहुत स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन मेजर था, यहाँ तक कि अगर आप सड़क पर उतर रहे हैं सिंपल फ्रूट, सब्जी, फल, राशन खरीदने के लिए, तो भी आपको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। कल्लोळ करतो आता पहा। नका नका, मला नका नेऊ, मी नाही येणार। मेले तरी चालेल, पण इथेच मरेन मी, घरी तरी मरेन, की नाही येणार, मी नाही येणार। साथ आपको मरने के समय अपना रीजन ऑफ डेथ बताना पड़ेगा, राइट। आपको एक सर्टिफिकेट लानी पड़ेगी। अब आप समझिए कि कोविड के समय में भी लोग ये छुपा रहे थे कि उन्हें कोविड हुआ है, बिकॉज समाज में अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई थी कि यार इसको कोविड हो गया तो मैं इससे थोड़ा दूर रहूं या फिर इसको सेक्लूड कर दूं। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर वजह नहीं बताओगे तो तुम्हें हम फ्यूनरल नहीं करने देंगे, मतलब अंतिम क्रिया नहीं करने देंगे।
तो ये भी उनके सेंटिमेंट्स पे, उनके बिलीफ सिस्टम पे, एक कल्चर पे एक बहुत भयंकर चोट था। और ये इतना ज़्यादा चोटिल किया उस समय के लोगों को कि जो प्लेग कमिश्नर रैंड थे, उनका 18 साल के चापकर ब्रदर्स थे, उन्होंने जाकर के उन्हें शॉट डाउन कर दिया। अब जब ये शॉट डाउन हुए, उसी समय विनायक भी इन सब चीज़ों को बहुत पास से ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने फिर अष्ट भवानी मंदिर, अपने फैमिली मंदिर के अंदर जाकर के प्रण लिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं ब्रिटिश को भारत से हटाने के लिए अपना जी जान एक कर दूंगा। क्योंकि अगर ब्रिटिश भारत में रहेंगे तो हमें हमेशा एज अ गुलाम, एज अ सेकंड क्लास सिटीजन ही ट्रीट किया जाएगा। उन्होंने अपने अष्टभुजा भवानी माता के सामने जो प्रतिज्ञा ली, जिसका जो मराठी में उन्होंने ली थी, उन्होंने कहा था, शत्रु मारता मारता मारे तो झुरझेन। मेरी मराठी उतनी फ्लुएंट नहीं है, तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट कि जब तक शत्रु को पूरी तरीके से नहीं मार दूंगा, मैं जूझता रहूँगा। एक 12 साल का बच्चा एक ऐसा प्रण लेता है, लोग सोचेंगे कि ठीक है, गुस्से में था। मतलब हम लोग भी आज हर न्यू ईयर पे 1 जनवरी पे एक प्लेज लेते हैं कि वेट लॉस करेंगे, रनिंग करेंगे, योग करेंगे, और फिर सेकेंड वीक आते आते हम लोग भूल जाते हैं, राइट। तो लोग इनसे भी वही उम्मीद कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने जो प्रण लिया था वो उस प्रण के साथ टिके रहे, और यहाँ से उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हो जाती है। एक प्ले भी लिख डाला चापेकर ब्रदर्स के ऊपर, जिसका नाम था वीर श्रीकृत्य, और इन्होंने इसमें जम करके चापकर ब्रदर्स की तारीफ की थी। हालांकि ये बहुत सरप्राइज थे कि उस समय के जो बहुत सारे न्यूज़पेपर थे, सिवाय एक जिसका नाम था काल, उन्होंने सबने चापेकर ब्रदर्स का बहुत घोर कंडमनेशन किया। मतलब ही वॉज सो सरप्राइज कि अगर ब्रिटिश आप पे रूल कर रहे हैं, आपके घरों में घुस जा रहे हैं, आपके प्रॉपर्टीज को जला दे रहे हैं और आपको बेवजह जेल कर दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू इन द टाइम ऑफ एपिडेमिक, आप अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप साइलेंट रहिए, आप कंडमनेशन में क्यों उतर जा रहे हैं। मतलब ही वॉज सो सरप्राइज बाय दैट फैक्ट। और तिलक ने भी इनका साथ दिया। तिलक ने भी काफी कंडेम किया ब्रिटिश के इतने ब्रुटैलिटीज को, और उसके वजह से उन्हें सेडिशन एक्ट के अंतर्गत जेल कर दिया गया। इसके बाद जो महाराष्ट्र के रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने बहुत बड़ा मोर्चा निकाला। उन्होंने तिलक सपोर्ट फंड एक क्रिएट किया और उस फंड में पैसे जुटाए, और किसी तरह तिलक के लिए वकील ढूंढा गया, और फिर उनके लिए कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चली। था कि उसी समय एक अखबार था जो उस समय के लिए काफी नया अखबार था, उसका नाम था द हिंदू, जो आज भी चलता है। उसने काफी सिंपैथेटिक आर्टिकल लिखा था टुवर्ड्स तिलक एंड हिज सपोर्ट फॉर चापेकर ब्रदर्स। तो ये भी एक अपने में ही रिसर्च का बात है कि जो अखबार शुरू हुआ था विद सो मच फर्वर एंड पैट्रियोटिज्म, वो आज के समय में हर बात को लेकर ज़्यादा लेफ्ट लीनिंग स्टैंस, इतना अगेंस्ट द आर्मी स्टैंस कैसे लेता है। हालांकि वो रिसर्च कभी हम लोग और किसी और आर्टिकल में कर सकते हैं, उसका कारण समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अब सावरकर जी ने तो क्रांति का पथ चुन लिया था, पर क्रांति का पथ इतना सरल होता नहीं है। उसमें बहुत सारा स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट होता है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है ऑफ फैमिली सपोर्ट। तो ये सब वो कैसे गार्नर कर रहे हैं और कैसे अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं डिस्पाइट बीइंग सच अ यंग स्टूडेंट हिमसेल्फ, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों में जिनको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनना अच्छा लगता है उनके साथ में ये शेयर करिए। इससे हमारे चैनल की बहुत सपोर्ट होगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।